हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ था। चार्ज से रिलेटेड टर्म को भी हम लोगों ने समझा हुआ था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज से ही रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था, चार्ज का तो डेफिनेशन हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो चार्ज का कंसेप्ट होता है वो किस बेसिस पर दी जाती है। हमने समझा था कि चार्ज का जो कंसेप्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर दी जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर में चार्ज का कंसेप्ट हम लोग प्रोटॉन के बेसिस पर क्यों नहीं देते हैं, है ना। ये चीज बात बनती है। तो आइए उसी चीज को हम लोग समझते हैं कि आवेश की जो संकल्पना है, यानी कंसेप्ट ऑफ जो चार्ज है, वो हम प्रोटॉन के बेसिस पर क्यों नहीं देते हैं, है ना। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। आपको सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपको सारी चीजों का नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस यूट्यूब वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वहां पे मिलेगा। साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना है, इंस्टा पेज को भी फॉलो करना है, ताकि हर एक तरीका का कंटेंट आप तक हम प्रोवाइड कर पाए। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हम लोग का कंसेप्ट ऑफ जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर दी जाती है, प्रोटोन के बेसिस पर क्यों नहीं दी जाती है। तो आइए समझते हैं हम लोग, है ना। देखिए हम लोग का जो है कि यहाँ पे ये सीधी सी बात लिखा है कि आवेश की जो संकल्पना है प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है। क्योंकि यानी कि इसको इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है। ये जो हमारा क्लास चल रहा है बाइलिंगुअल चल रहा है, यानी कि इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये क्या है, दोनों के लिए जरूरी है। दोनों स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो हिंदी मीडियम क्या है वो हिंदी मीडियम वाला, जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे, है ना, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं द कंसेप्ट ऑफ चार्ज इज नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन बिकॉज, यानी कि आवेश को जो हम लोग कंसेप्ट देते हैं वो प्रोटॉन के बेसिस पर नहीं देते हैं। इसका दो रीजन है। इसका मतलब क्या क्योंकि यहाँ पे ये चीज लिखा गया, उस चीज को हम समझा रहे हैं कि जो हम लोग का कंसेप्ट ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे ना देते ये इलेक्ट्रॉन पर देकर प्रोटॉन पर नहीं देते हैं। इसका क्या रीजन है। सबसे पहली चीज क्या है, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में क्या एग्जिस्ट होता है, प्रोटॉन एग्जिस्ट होता है। क्या होता है, प्रोटॉन एग्जिस्ट होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में क्या करता है, चक्कर राउंड अप करता है, चक्कर लगाता है ना। अब देखिए क्या होता है कि जब प्रोटॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में रहता है ना, तो इसके साथ क्या होता है कि एक न्यूक्लियर फोर्स द्वारा ये जुड़ा रहता है। न्यूक्लियर प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन के पास प्रबल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पाया जाता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, रोटेट नहीं कर पाता है। दूसरी चीज क्या है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। और वो कितना ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837, माने जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा होता है ना। तो ये चीज, ये दो रीजन है। सबसे पहले ये चीज कि क्या वो स्ट्रॉन्ग, ये एटम के न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स द्वारा जुड़ा रहता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से, है ना, 1837 गुना ज्यादा होता है ना। ये चीज, वही चीज को रीजन में मैंने लिखा है कि क्यों प्रोटॉन के बेसिस पर हम लोग, प्रोटॉन के आधार पर हम लोग चार्ज का जो कंसेप्ट होता है ना, नहीं दे पाते हैं। तो वही चीज लिखे हैं यहाँ पे, प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा होता है, अतः उसका आदान प्रदान संभव नहीं होता है। इसका एक्सचेंज जो होता है ना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बड़ा जुड़ा होता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक करना इतनी आसान काम नहीं होती है। तो इसलिए इसका क्या होता है, ये रोटेट नहीं कर पाता है, ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट रहता है। वही चीज को मैंने इंग्लिश में लिखा है, द प्रोटोन इज बाउंड विद इन द न्यूक्लियस बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर देयर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर देयरफॉर इट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कर लेंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कर लेंगे, देयरफॉर इट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है ना, वो बात को मैंने समझा दिया। दूसरी चीज क्या है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। वही चीज लिखे हैं, द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं है। तो ये बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, कुछ स्पेशल नोट समझ लेंगे कि देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे प्रोटॉन का आवेश दोनों सेम होता है, बस साइन का ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है
माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है, और ये जो होता है प्लस में होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान की बात किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात हो रही है, प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात हो रही है, अब यहाँ से हमें जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का पता लग जाएगा तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, तो इसका कितना रियल मीनिंग होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 के जी, और यहाँ पे जो प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 के जी। समझ में आ रहा ना। और ये तो हम जानते ही हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मास 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे बढ़िया तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए आप लोग इसे क्या कर लेंगे, इसे राइट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। आप इसे राइट डाउन कर लें जल्दी। स्लाइड हम लोग का क्या है कि आवेश के जो मात्रक है यानी यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, तो यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग देखते हैं, है ना। आवेश के मात्रक, थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, विजिबल हो। तो आवेश के मात्रक, है ना, आवेश के मात्रक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। तो आवेश के मात्रक क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं, है ना। आवेश के मात्रक क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज कि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश के मात्रक की अगर बात करें तो आवेश में आपके सबसे पहली जो मात्रक होती है ना, इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उन सारे यूनिट्स को हम लोग को डिस्कस करना है। तो पहला हम लोग लेते हैं जिसका यूनिट होता है एम्पियर सेकंड। क्या होता है, एम्पियर सेकंड। इसी एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलाम बोलते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं, कूलाम, है ना। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा, पहला हमारे पास क्या हो गया, एम्पियर सेकंड, जिसको हम लोग कूलाम बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है ESU, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि स्थिर स्थिर वैद्युत इकाई, जिसको हम लोग ESU बोला जाता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में, मैंने इसका दूसरा, इसका ये होता है स्टेट कूलाम, दूसरा यूनिट इसको हम लोग स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, ESU को फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भी होता है ना। तो ये हो गया ESU बोलिए, या फिर स्टेट कूलाम, या फिर फ्रैंकलिन, है ना, ये आपके हो गए। और एक आपका क्या होता है, एक और आपका जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं EMU। क्या बोला जाता है, EMU, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं एब कूलाम। क्या बोला जाता है, एब कूलाम, है ना, एब कूलाम, है ना, एब कूलाम। और एक आपका क्या हो गया, एक आपका एक और यूनिट होता है जिसका आपका एम्पियर आवर होता है, एम्पियर आवर। और एक आपका हो गया फैराड, जिसको हम फैराडे भी बोलते हैं, या फैराड। ये जो हमारे पास होता है इतनी सारे यूनिट्स हो गए, इसके 5 यूनिट्स हो गए, है ना। एक आपका एम्पियर सेकंड, दूसरा आपका एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलाम बोलते हैं, ESU, या फिर उसको हम लोग स्टेट कूलाम भी बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन होता है। फिर आपका EMU को हम लोग दूसरे ये में आप दूसरे लैंग्वेज में आप कूलाम भी बोल सकते हैं, एम्पियर आवर। और एक आपका क्या होता है, फैराडे, या इसको हम फैराड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको इसको मतलब कि ये सारे जो यूनिट्स है, इन सारे यूनिट्स को थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स वे में जानते हैं कि क्या क्या इसका मतलब होती है, इसके क्या सारे वैल्यूज होते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली चीज ये कि हम कुछ यहाँ पे नोट आपको पढ़ा रहे हैं, नोट, ये नोट लिखना है। अगर मैं पूछूं आपसे लॉन्गेस्ट यूनिट, लॉन्गेस्ट यूनिट यानी सबसे, अगर इसमें बड़ा यूनिट की बात की जाए तो बड़ा यूनिट जो होता है वो होता है फैराड। क्या होता है, फैराड, फैराड, है ना। और मैं अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं, वो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है ESU। क्या होता है, ESU, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोलते हैं, है ना। अब देखिए इसमें दो चीजें और आई आपका, कि सबसे पहली चीज कि ESU को आप क्या बोलते हो, ESU को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हिंदी में बोले तो वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत, क्या इसको हम बोलेंगे, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है एमयू, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 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 यूनिट, जिसको हम बोलते हैं विद्युत विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय इकाई विद्युत चुंबकीय इकाई। ये हमारे पास हो गया एमयू और एसी, ये दो चीजें हैं। एमयू का कोई फुल फॉर्म पूछे तो बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी विद्युत चुंबकीय इकाई या विद्युत चुंबकीय मात्रक। और इसके ये एसयू का पूछा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई या स्थिर वैद्युत मात्रक। ठीक है ना, ये चीज आपका हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, और साथ में इसका जो फुल फॉर्म है इसको याद रखना है। अब यहाँ पे आइए, हम लोग यहाँ पे कुछ बातों, यहाँ पे कुछ और भी चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहली चीज ये कि अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए धारा जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, तो करंट अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए करंट किसको बोलते हैं, करंट का मतलब क्या होता है, तो करंट में आपका करंट का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपने पहले भी इस चीज को पढ़ा होगा कि करंट का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, आवेश बटा समय, है ना, आवेश बटा समय, यानी कि यूनिट सेकंड में जो चार्ज फ्लो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोला जाता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, धारा धारा इज इक्वल टू क्या होता हो जाएगा, यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसका नोट हम लोग, है ना, ये नोट में ही ऐड करना है। तो धारा इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटा में समय, है ना। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो धारा को क्या लिखेंगे, करेंट। करेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज, अब बाई में क्या हो जाएगा, टाइम। करेंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ से मान लीजिए चार्ज निकालना चाहता हूँ, चार्ज, क्योंकि मुझे तो चार्ज का यूनिट निकालना है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम चार्ज निकालना चाहते हैं ये कैंची का मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे आप, ये हो जाएगा हमारे पास चार्ज का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, करेंट इंटू में टाइम। क्या हो जाएगा, करेंट इंटू में टाइम, ये हो जाएगा हमारे पास करेंट इंटू में टाइम। अब जरा मैं इसके यूनिट्स की बात करूं, ये तो हमारे पास हो गया करेंट बाई टाइम, क्या हो गया, करेंट बाई टाइम। अब जब मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं, एसआई मात्रक की इसकी बात करूं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो करेंट का क्या होता है, करेंट का क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, करेंट का एम्पियर। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। यानी ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। और इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कूलाम के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास एसआई यूनिट्स आया। कौन सा यूनिट्स आया, एसआई यूनिट्स, यानी एम्पियर सेकेंड या कूलाम, ये हमारे पास आया एसआई यूनिट्स आया। क्या आया हमारे पास, एसआई यूनिट्स। यानी कि एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं कि एक कूलाम, कोई पूछे कि एक कूलाम किसको कहते हैं, तो अगर किसी वायर से एक सेकेंड में 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसको एक कूलाम बोला जाता है। यानी एक कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, है ना, 1 एम्पियर सेकेंड, इसको हम लोग 1 एम्पियर सेकेंड बोलते हैं। तो एक कूलाम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड। इतनी बात क्लियर है, आप लोग इसे जल्द ही राइट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। आप लोग जल्दी से लिख लेंगे, ठीक है ना, जल्दी आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं और भी इसके चीजों को। तो अगर मैं ऐसे पूछूं आपको कि एक कूलाम, जो हमारे पास 1 कूलाम होता है, 1 कूलाम कितने के बराबर होता है, तो 1 कूलाम 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। एक कूलाम कितने के बराबर होता है, 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से निकालूं, ये हुआ एक कूलाम की वैल्यू, इसको याद रखना है, एक कूलाम का ये वैल्यू होता है इतना। अगर मैं यहाँ से निकालूं 1 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो कितना होगा, 1/3 × 10⁹ कूलाम, 1/3 × 10 कितना हो जाएगा, 9 कूलाम। इसी को जब हम ऊपर की ओर लेके चले तो 1/3 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 कूलाम। यानी कि 1 ESU इज इक्वल टू कितना आ गया, थोड़ा सा मैं इधर से लिख देता हूँ इसको, है ना, 1 ESU इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम, है ना। ये हमारे पास आ गया 1 ESU का मान। किसका मान आ गया, 1 ESU का मान आ गया। बोलिए इतने बात क्लियर है, एक कूलाम में इतना ESU और 1 ESU
कितने के बराबर होता है, इसको भी मैंने निकाल दिया है ना। अब देखिए एक चीज और कि एक कूलाम कितने ईएमयू के बराबर होता है, इसको जरा समझते हैं हम अब, है ना। ये ईएसयू के साथ रिलेशन हो गया। एक जो कूलाम होता है 1/10 ईएमयू के बराबर होता है, ये भी याद रखना है। एक कूलाम जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/10 ईएमयू के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहां से अगर मुझे 1 ईएमयू निकालना होगा, 1 ईएमयू, तो मान लीजिए कि यहाँ से कुछ ना एक ये ईएमयू इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 10 कूलाम। तो एक ईएमयू कितने के बराबर हो जाएगा, 10 कूलाम के बराबर हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, हर एक चीजों का जो हमारे पास पहला था एम्पियर सेकेंड, कैसे आया वो मैंने बताया। एम्पियर सेकेंड के बाद आपका दूसरा ईएसयू था, तो ईएसयू और जो चार्ज उसका जो कूलाम था उसके बीच रिलेशन मैंने बताया, फॉर्मूला को बताया। फिर तीसरा हमारे पास क्या है, येसयू करा दिए थे, फिर यहाँ ईएमयू हो गया, येसयू करा दिए, फिर ईएमयू हो गया, और ईएमयू के बाद एक है आपका एम्पियर सेकंड, एम्पियर आवर, है ना। तो एम्पियर आवर को हम लोग समझ लेते हैं, एम्पियर आवर क्या होता है। नेक्स्ट नोट हमारे पास क्या है, एम्पियर आवर। मान लीजिए 1 एम्पियर आवर किसको कहा जाता है, तो इसको ब्रेक कीजिएगा, तो 1 एम्पियर आई इंटू में कितना हो जाएगा, ये 1 आवर, है ना, ये अलग होगा। 1 एम्पियर 1 आवर, 1 एम्पियर 1 आवर, है ना। तो ये तो 1 एम्पियर तो 1 एम्पियर आएगा। 1 आवर में कितना सौ सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। यानी ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3600 एम्पियर सेकंड। इट मींस एम्पियर सेकंड इज क्या, एम्पियर सेकंड क्या है बताइए, एम्पियर सेकंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलाम। तो ये कितना हो जाएगा 3600 कूलाम, यानी 1 एम्पियर आवर में कितना हो जाएगा, 3600 कूलाम के बराबर होगा। 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर आवर, माफ कीजिए कूलाम मैंने बोला। 1 एम्पियर आवर किसका कितने के बराबर होगा, 3600 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 एम्पियर आवर 3600 कूलाम के बराबर होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए नेक्स्ट नोट क्या है, नेक्स्ट नोट को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट नोट क्या है, नेक्स्ट नोट हमारे पास है कि 1 फैराड, जो 1 फैराड होता है, लास्ट हमारे पास फैराड है, तो 1 फैराड कितने के बराबर होता है, जरा देखेंगे कि 1 फैराड कितने के बराबर होता है। 1 जो फैराड होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 फैराड किसके बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, यानी टोटल चार्ज एट, यहाँ पे लिखा जाएगा टोटल चार्ज एट 1 मोल इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज एट 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज एट 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 1 फैराड 1 मोल मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.10 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतने होते हैं, और 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और 1 मोल का मतलब जो होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो कुल आवेश की बात की जा रही है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, 1 मोल का मतलब कि जो एवोगाड्रो संख्या है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 जो होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23, है ना, कूलम के बराबर होगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा ना, तो ये आता है 96,500 कूलम, है ना। तो 1 फैराड जो होता है, ये 1 फैराड आ जाएगा 96,500 कूलम के। 1 फैराड किसके बराबर आ जाएगा, 96,500 कूलम के। आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आई। मैंने आपको कूलम जो एम्पियर सेकंड था, जिसको हम कूलम बोलते थे, कूलम, फिर आपका जो हमारा ईएमयू था, ईएसयू था, है ना, फिर हमारा एम्पियर आवर हो गया, फिर आपका फैराड हो गया, ये सारी की सारी चीजों हमने निकाल लिया। तो इसमें आपको ये देखने को मिला, जो हमारा फैराड था 96,500 कूलम के बराबर आ रहा था, और एक जो हमारा ईएमयू था वो 10, जो हमारा ईएसयू था, माफ कीजिएगा, जो ईएसयू, जो ईएसयू देख रहे हैं, ये 1/3 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम के बराबर आ रहा है। तो सबसे अगर लॉन्गेस्ट यूनिट की बात की जाए, तो लॉन्गेस्ट यूनिट हमारे पास कौन है, फैराड है। और स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए, तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है, ईएसयू होता है। कौन होता है, ईएसयू होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। देखिए अब ये यहाँ से एक चीज आपसे पूछी जाती है, वो क्या है कि अगर मान लीजिए मैं पूछूं ईएमयू बाई ईएसयू का रेशियो, यानी ईएमयू और ईएसयू का रेशियो बताइए। तो देखिए ईएमयू और ईएसयू का अगर मुझे रेशियो बताना है, तो आप जरा समझिए, ईएमयू को अगर हम लिखना चाहें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ईएमयू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ईएसयू। 1 ईएमयू कितने के बराबर होगा बताइए,
वन ईएमयू होगा 10 कूलाम के बराबर, और वन ईएसयू कितने के बराबर होगा, 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम के बराबर होगा। 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम के बराबर होगा। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। यानी कि ईएमयू बाई जो ईएसयू का रेशियो आएगा, कुछ पूछे तो बोलना है 3 गुणे 10 के पावर 9 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको याद रखना। कुछ अन्य मात्रक भी हैं, उसको आपको याद रखना है। अन्य मात्रक क्या है ना, अन्य मात्रक यानी मैं लिखूं यहाँ पे अदर यूनिट्स। तो अदर यूनिट्स इसके क्या क्या है ना। जैसे अदर यूनिट की बात करें हम, तो एक आपका माइक्रो होता है, इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। और 1 माइक्रो जो होता है वो 10 के पावर -6 होता है, माने जो माइक्रो होता है वो 10 के पावर -6 के बराबर होता है। ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या होता है, मिली होता है, मिली है ना। जो मिली होता है वो हमारे पास 10 के पावर -3 होता है। मिली कितने के बराबर होता है, 10 के पावर -3 होता है। फिर हमारे पास नैनो होता है, नैनो जो होता है वो 10 के पावर कितना होता है, -9 होता है। नैनो कितना होता है, 10 के पावर -9 होता है ना। फिर आपके पास एक चीज और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीको, है ना, पीको। तो अगर मान लीजिए पीको पूछा जाता है तो 10 के पावर -12 होता है। पीको आपका कितना होता है, 10 के पावर -12 होता है। और एक आपका किलो होता है, तो किलो कितने के बराबर होता है, 10 के पावर 3 के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये किलो जो होता है 10 के पावर 3 के बराबर होता है। अब जरा समझिएगा यहाँ पे एक चीज जो हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 माइक्रो, अगर मैं इसके साथ गुलाम लगा दूं, 1 माइक्रो गुलाम कितना होगा। तो 1 माइक्रो गुलाम का मतलब क्या हुआ है कि देखिए 1 माइक्रो 10 के पावर -6 होता है। जो यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ लगा देंगे, यानी कि जो इधर आएगा वही चीज उधर लगा। अगर 1 माइक्रो गुलाम, तो 1 माइक्रो गुलाम हो जाएगा 10 के पावर -6 गुलाम। अगर 1 माइक्रो फैराड में लिखूं तो ये हो जाएगा 10 के पावर -6 फैराड, इस तरीके से। ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए अगर मैं लिखूं 1 मिली गुलाम, तो मिली का मतलब कितना, 10 के पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -3 गुलाम। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह मान लीजिए मैं लिखूं 1 नैनो गुलाम, तो 1 नैनो गुलाम 10 के पावर -9 गुलाम। इसी तरह मान लीजिए मैं लिखूं 1 पिको गुलाम यानी 10 के पावर -12 गुलाम, है ना। या 1 मैं लिखूं पिको फैराड, तो क्या बताइए 10 के पावर -12 फैराड। अगर मैं लिखूं 1 नैनो फैराड कितना का बराबर, तो 10 के पावर -9 फैराड। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। तो ये हमारे पास कुछ आवेश के जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो हुए, और कुछ अन्य जो यूनिट्स है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, है ना। एक चीज और है कि जो हमें एक न्यूमेरिकल के तौर पे इसका एक क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आप इसे जल्द ही राइट डाउन कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया, जो भी हम लोगों ने नोट्स पढ़ा हुआ है, जो चार्ज का जो यूनिट्स पढ़े हुए हैं, उन्हीं यूनिट पर ये हमारा न्यूमेरिकल दिया गया है। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान है ईएसयू और ईएमयू दोनों में निकालें, है ना। यानी यहाँ पे इसको इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन बोथ ईएसयू एंड ईएमयू, है ना। माने जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मान है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मान है उसका ईएसयू और ईएमयू दोनों में हमें लेकर निकालना है इसकी वैल्यू, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम होता है। इसी को हमें ईएसयू और ईएमयू दोनों में निकालना है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एक जो गुलाम होता है कितने ईएसयू के बराबर होता है, मैंने अभी आपको पढ़ा कि जो एक गुलाम होता है, एक गुलाम वो 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है। एक गुलाम किसके बराबर होता है, 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है। तो देखिए एक गुलाम में होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू, तो इतने गुलाम में कितना ईएसयू, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जो हमें इसका इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज निकालना है, चार्ज का जो वैल्यू निकालना है ईएसयू में निकालना है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर हो जाएगा -19, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुणे 10 के पावर 9, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुलाम से कन्वर्ट हो जाएगा ईएसयू में। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये 1.6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, 4.8 10 के पावर -9 और ये +9, है ना। तो बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास ईएसयू। यानी जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा
ESU में होगा 4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU होगा, है ना। ये पहला था। अगर दूसरा मान लीजिए मुझे निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.10 के पावर -9 कूलम। अब यहाँ पे अगर मुझे EMU में इसको कन्वर्ट, ESU हो गया है, अब मुझे EMU में निकालना है अगर, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -9 कूलम होगा। अभी मैंने बताया एक कूलम कितने EMU के बराबर होता है, तो 1/10 EMU के बराबर होता है। एक कूलम कितने के बराबर होता है, 1/10 EMU। तो जरा आप बताइए, इतने कूलम में उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा EMU में भी निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं, 1/10 कर देंगे तो ये हो जाएगा EMU में, मैंने एक कूलम में इतना EMU, तो इतना कूलम में कितना EMU, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर, ये कूलम हट जाएगा, 10 के पावर -19, और ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -10, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, EMU में। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर, ये कितना हो जाएगा, -10। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि 10 का नीचे है 10, तो ये पावर कुछ ना एक है, ऊपर जाएगा तो -1, तो ये कितना हो जाएगा, -20 EMU, है ना। तो ये हो गया इसका मान EMU में, और ये मान हो गया उसका ESU में। डायरेक्ट क्रॉस क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज ESU में कितना होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज EMU में कितना होता है, इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजों को आपको क्या करना है कि जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है अभी तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3 लेक्चर कंप्लीट है, आप उसका नोट्स बनाते चलेंगे। और साथ में अगर इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे आपको ऐड हो जाना है, वहां पे आपको इसका सारा का सारा हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ।